जय, मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूँ। यह यूरोटेरिया का टेस्ट नंबर 6 है, जो ऑफलाइन टेस्ट 17वीं प्रीलिम्स के लिए हुआ था दोस्तों। उसका जुनून सीरीज में लाया हूँ। टेस्ट नंबर 6 है, 1 से लेकर 5 तक मैं करवा दिया हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध है दोस्तों। आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग इसमें इंडियन पॉलिटी देखेंगे, वो भी लक्ष्मीकांत बुक से जो दिए गए हैं। इंडियन पॉलिटी का 120 प्रश्न देखेंगे और 30 प्रश्न हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज हम इस टेस्ट का केवल 75 प्रश्न ही कवर करेंगे। उसके बाद का 75 प्रश्न अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया गया है कुछ कथन है। तो इसमें कथन क्या है? भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में व्यापार करने आए, बिल्कुल गलत है ये कथन। और 24 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था, ये भी गलत है दोस्तों। संविधान 26 जनवरी 1950 में, ना कि 24 जनवरी 1950 में। तो ये दोनों गलत है। ठीक है। और ब्रिटिश जो थे 1608 ईस्वी में भारत आया था, न कि व्यापार करने के लिए 1608 में आया था, न कि 1600 में। दोनों के दोनों का कथन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड में दिया गया है 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल था? तो रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा प्रावधान शामिल था 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में? तो इसमें था पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ये शामिल था 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1973 के संविधान 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये भी सही है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, ये गलत है। ये नहीं किया गया था 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधानसभा परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ हुआ, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? कथन पूछ रहा है कौन सा होगा, तो एक और दो, ऑप्शन पर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कुछ कथन दिए हुए उस पर विचार करने के लिए दिया गया है, तो हम लोग कथन देखते हैं, उस पर विचार करने की कोशिश करते हैं। कथन है, उसमें कह रहा कौन सा कथन असत्य है कि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गलत है दोस्तों। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम को बंदोबस्त कानून नहीं कहते हैं, जबकि 1781 के अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसे ही बंदोबस्त कानून कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसे ही बंदोबस्त कानून कहते हैं, ना कि 1833 के। किससे कहते हैं? 1781 को। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो जारी किया गया था उसमें कुछ खामियां थी, उसे सुधार करने के लिए 1781 में जो एक्ट लाई गई थी, अमेंडमेंट एक्ट, उसी को बंदोबस्त कानून कहते हैं। तो अब कथन गलत है। 1833 के अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय कब्जे पर क्या था? पूर्ण नियंत्रण था। तो ये बिल्कुल सही है। कथन दो सही है, कथन एक गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। केवल एक सही है, एक गलत है, बाकी सब सही है। चार में भी कथन और कारण दिए हुए हैं, हम लोग देखेंगे इसको। इसमें दिया गया है कथन में कि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत किसकी व्यवस्था की गई है? तो द्वैत शासन की व्यवस्था की गई 1853 के तहत। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है, तो कथन एक सही है। ठीक है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ है, तो ये कथन सही नहीं है दोस्तों। ये कथन सही नहीं है। 1853 के तहत द्वैत शासन की व्यवस्था की व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है। और सेकंड में है 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रावधान है। तो ये कथन सही है। और 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिनियम का क्षेत्र कहा गया। और कितने कथन सत्य हैं? कितने कथन सत्य हैं? तो उपरोक्त में से केवल दो कथन सत्य हैं। केवल दो कथन सत्य हैं, बाकी और जो कथन दिए हुए वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 5 में दिया गया है
किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा? कौन से चार्टर अधिनियम के तहत? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है कि कुछ युग में है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ना कि वॉरेन हेस्टिंग थे, तो ये गलत है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये सही है। और भारत के प्रथम बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये गलत है। तो देखिए इसमें कह रहा है इनमें से कितने युग में गलत सम्मिलित है? तो केवल 2 युग में गलत सम्मिलित है। 2 युग में है जो गलत सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 2 युग में है, 1 और 3 ये दोनों गलत है, बाकी 2 सही है। इसमें है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये होगा। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो इसलिए 2 कथन गलत है, बाकी 1 कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 7 की ओर। कथन पर विचार करना है, हम लोग कथन पर विचार करेंगे। इसमें दिया गया है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। 1853 के अधिनियम के तहत खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो ये सत्य है, ये कथन सही है दोस्तों। 1853 के तहत ही खुली व्यवस्था का आरंभ किया गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और 1851 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। तो ये गलत है दोस्तों। भारत राज्य सचिव के पद का सृजन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया, न कि 1861 के तहत। तो ये गलत है। हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 कथन सत्य है। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इसे हम लोग देखेंगे। 8 नंबर में दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? इस अधिनियम के तहत एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत बनाने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1909 को इसे और क्या कहते हैं? मॉडल मिंटो सुधार भी कहा है 1909 अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट की ओर। कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हुए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, ये गलत है, ये सही नहीं है। फिर उसके बाद 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। और थर्ड में है मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन की सिफारिश का समर्थन किया था, ये गलत है दोस्तों। मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन की सिफारिश का गठन नहीं किया था। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो 1 और 3 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार के बारे में दिया गया है। वर्ष अंतरिम सरकार जो 1946 में आया था उसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा है, तो इसको मैच करने के लिए कहा है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। जॉन मथाई कार्य एवं खनन ऊर्जा मंत्री थे, ये गलत है। लियाकत अली वित्त मंत्री थे, ये सही है दोस्तों। आशफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ये भी सही है। जोगिंदर नाथ मंडल डाक एवं वायु परिवहन थे, ये गलत है। और CH भाभा वाणिज्य थे, ये भी गलत है। तो इसमें से कौन से सही सम्मिलित है? 2 और 3 सही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 2 और 3 सही सम्मिलित है। देखिए जॉन मथाई क्या थे, तो जॉन मथाई जो थे वो आपको जॉन मथाई आपको उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री थे। नागरिक उड्डयन एवं उद्योग मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे, ये सही है। और आशफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ये भी सही है। जबकि जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जोगिंदर नाथ मंडल 1946 के अंतरिम सरकार में। और HC भाभा कार खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। HC भाभा थे जो कार खनन एवं ऊर्जा मंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 2 और 3 केवल सही है। 11 में देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया गया। HC भाभा हैं जो क्या है, तो HC भाभा द्वारा धारित विभाग वाणिज्य था, जबकि रफीक अहमद किंदवई द्वारा धारित विभाग संचार था। तो HC भाभा द्वारा वाणिज्य एवं विभाग सही था, ये सही है। HC भाभा ने यह धारित किया था, ये सही है। परंतु किंदवई जी का जो रफीक किंदवई है वो विभाग संचार नहीं था, ये गलत है। देखिए HC भाभा का वाणिज्य, जबकि रफीक किंदवई का धारित विभाग, ये गलत है। रफीक और जबकि संचार मंत्री कौन थे? संचार मंत्री कौन थे? तो संचार मंत्री के रूप में देखें
देखिए आगे क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग खाद्य एवं कृषि, जबकि जॉन मथाई द्वारा विभाग रेलवे। तो ये भी गलती है, जॉन मथाई द्वारा रेलवे नहीं था, वित्त था। जॉन मथाई द्वारा क्या था, वित्त था। और खाद्य एवं कृषि ये ठीक है राजेंद्र प्रसाद का। तो ऑप्शन एक और दो दोनों गलत है। ना तो एक गलत है, कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों, ना तो एक है और ना ही दो है, दोनों के दोनों कथन असत्य है। एससी भाभा, देखिए इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो एससी भाभा द्वारा धारित वाणिज्य मंत्री तो सही है, और रफीक किदवई संचार मंत्री, बिल्कुल सही। रफीक किदवई के पास क्या था, संचार मंत्री था, और एससी भाभा का वाणिज्य मंत्री था, ये सही है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा धारित विभाग कृषि एवं खाद्य था, जबकि जॉन मथाई द्वारा धारित विभाग रेलवे एवं परिवहन था। तो दोनों के दोनों कथन सही है। पूछा कौन कथन असत्य है, तो इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, ना ही एक असत्य है, ना ही दो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कथनों पर विचार कीजिए। यदि इसको देखें तो संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों को में विभक्त करना पड़ा, सही है, बिल्कुल सही है। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, ये भी सही है। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो ऊपर में से सभी का सभी कथन सत्य है। 1 2 3 4 सबका सब कथन सत्य है दोस्तों। हम यदि देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 13 की ओर। 13 में कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1936 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा था, ये गलत है दोस्तों। वर्ष 1936 में नहीं, वर्ष 1934 में एम एन रॉय ने रखा था। कब, 1934 में। तो इस प्रकार ये कथन गलत है। नेक्स्ट की ओर देखें तो 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन किया था, तो यह भी कथन गलत है। वर्ष 1939 में नहीं, वर्ष 1939 में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। कब किया गया था, तो वर्ष 1935 में। कब, 1935 में यह प्रावधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाया गया था, न कि 39 में। कब, 1935 में। तो दोनों के दोनों कथन असत्य है। कह कौन सा कथन सत्य है, ना तो एक कथन सत्य है, ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते दोस्तों। इसमें दिया गया है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 अप्रैल 1940 को भारत पहुंचा था। देखिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 24 अप्रैल 1940 को, तो 1940 को तो ठीक है, और 24 भी ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल को नहीं, कैबिनेट मिशन 24 मार्च को पहुंचा था दोस्तों, 24 मार्च को, ठीक है। तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। इनमें इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था, तो ये सही है। 16 मई 1946 को अपनी योजना को प्रकाशित किया था, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। और इसने मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था, ये भी कथन सही है। मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। तो हमसे कह रहा है उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं, तो केवल एक कथन असत्य है ऊपर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 15 नंबर प्रश्न में कथन है और उसका कारण है, बताइए। इसमें दिया संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय थी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई निकाय नहीं थी। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई एवं आंशिक रूप से नियुक्त था। आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित था। तो ये फर्स्ट कथन का है। सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक समिति के मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो कथन नंबर 2 सही है दोस्तों, और एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 16 नंबर प्रश्न में कि 16 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1940 को, यह बिल्कुल गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। कब, 9 दिसंबर को। पहला कथन गलत है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया, ये गलत है दोस्तों। अस्थायी सभापति चुना गया था, ठीक है, तो ये भी गलत है। 16 जुलाई 1947 को एच सी मुखर्जी को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष चुना गया, तो ये भी गलत है। तो तीनों का तीनों कथन असत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है, कोई भी कथन इसमें से सत्य नहीं है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो कोई भी कथन सत्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए संविधान सभा को पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों, और इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। और संविधान सभा में
अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी सदस्य के रूप में 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, और 25 जुलाई 1947 को 25 जुलाई 1947 को पहले उपाध्यक्ष के रूप में एस सी मुखर्जी को चुना गया था, जबकि 16 जुलाई 1947 को बीटी कृष्णाचार्य को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को किसने? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया। तो बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं नहीं, ये कहा पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, तो ये कथन सत्य है। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, ये बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 24 जनवरी 1947 नहीं, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था या स्वीकार किया गया था। तो केवल केवल कौन सा कथन असत्य है? केवल केवल दो कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की 18 में दिया गया है। 18 में निम्नलिखित कथनों में 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था। 3 जून को भारत के बंटवारे के लिए जो माउंटबेटन योजना पेश की गई थी उसे स्वीकार किया गया था, ये बिल्कुल सत्य कथन है। और डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक हेतु राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? तो अध्यक्ष निर्वाचित किया गया राजेंद्र प्रसाद को। तो ये कथन गलत है दोस्तों। डोमिनियन विधानसभा के रूप में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया गया था। उनके स्थान पर जीवी मावलंकर को 17 नवंबर 1947 को अध्यक्ष क्या किया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था 17 नवंबर 1947 को। किसे? जीवी मावलंकर को बनाया गया था डोमिनियन स्टेट की में पहली बार। और बैठक कब हुई थी डोमिनियन स्टेट की मांग की पहली बार? तो 17 नवंबर 1947 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर कौन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 18 से 19 की ओर। 19 की ओर 19 में यदि हम देखें 19 में दिया गया है कि इसमें क्या है, 19 नंबर प्रश्न मिलान करना है। तो हम लोग देखते हैं प्रांतीय विधान समिति के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये गलत है। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, ये सही है। मौलिक अधिकार उप समिति के थे जेबी कृपलानी। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। संविधान सभा के कार्यों की ये समिति बी.डी. अम्बेडकर, ये गलत है। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर थे, ना कि अम्बेडकर थे। तो कौन सा कथन सही सुमिलित है? तो 2 और 3 सही सुमिलित है। 2 और 3 सही सुमिलित है। यदि हम देखें 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में 20 में देखें, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कथन है, किनका कथन है? कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और कांग्रेस ही सभा है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। ये कथन गैरिबल आइंस्टीन का है। आइंस्टीन ने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। किसने कहा था? तो ये कथन आइंस्टीन का है। और नेक्स्ट क्यों चलते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। यदि हम इसमें देखें, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, तो बिल्कुल सही है, हाथी के प्रतीक के रूप में। सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो यह कथन सत्य है, यह भी कथन सत्य है। एच.बी.आर. अयंगकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, यह भी सही है। कौन असत्य है? तो सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी, यह बिल्कुल सत्य है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में सरोजिनी नायडू का निर्वाचन क्षेत्र बिहार था, तो संविधान सभा में सरोजिनी नायडू के जो निर्वाचन क्षेत्र तो बिहार थे, ये भी सत्य है। तो कथन 1 भी सही है और 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? 26 नवंबर 1949 को संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, तो यह गलत कथन है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, यह कथन सत्य नहीं है।
26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस दिन को संविधान शुरुआत के रूप में देखा जाता है, ना कि 26 नवंबर 1950 को। ये कथन गलत है। संविधान सभा के सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के लिए अपवाहन समिति का नाम दिया था। निराजुद्दीन अहमद ने कहा था कि यह एक अपवाहन समिति है, तो यह कथन सत्य है। ये अपवाहन समिति के नाम से दिया था निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति का। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विशेषता एवं संघीय सरकार की नहीं है। तो इसमें यदि हम देखें लिखित संविधान, लिखित संविधान कौन सा संविधान का विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। संघीय सरकार की कौन कौन नहीं है? लिखित संविधान, संघ की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान और एक संविधान। देखिए लिखित संविधान और लिखित संविधान कौन सा नहीं है, सो पूछा जा रहा है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारे हैं जो संघीय सरकार की विशेषता है। और कौन नहीं है? तो संविधान की लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान और एक संघीय है जो संविधान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में दिया गया है क्या कि एकात्मक की भावना में संघ अर्धसंघ, किसने कहा था? केसी वेरे ने कहा था। एकात्मक की भावना में संघ अर्धसंघ, यह कथन किसने किनका है? तो केसी वेरे का यह कथन है। तो ये कथन बिल्कुल सही सम्मिलित है, केसी वेरे ने कहा था, ये सही है। बार्गेनिक फेडरलिज्म, गर्विन ऑस्टिन ने कहा था, ये गलत है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आइवर जेंसिंग ने कहा था, ये भी गलत है। तो हमसे कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो केवल एक सम्मिलित है। देखिए, तो बार्गेनिक फेडरलिज्म है, बार्गेनिक फेडरलिज्म वो मॉरिस जोन्स ने कहा था बार्गेनिक फेडरलिज्म। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जो गैरविलियम ऑस्टिन ने कहा था, ये कहा था गैरविलियम ऑस्टिन ने, ठीक है। जबकि फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, आइवर जेनिंग ने कहा था ये। ऑप्शन में केवल एक सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 26 नंबर प्रश्न में कुछ कथन है संसदीय, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में देखते हैं दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। और अमेरिका अमेरिका संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। देखिए, संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और अमेरिकी संविधान में विधि का नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, ये सही आंसर है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो कथन 1 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, कथन 1 असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं। 27 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः सामाजिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। तो सामाजिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना मौलिक अधिकार का ये कर्तव्य है, तो गलत है। सामाजिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना मौलिक कर्तव्य का नहीं है, ये गलत है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य का क्या? तो राजनीतिक लोकतंत्र को भावना को प्रोत्साहन देना, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना मौलिक अधिकार का है। तो ऑप्शन 1 गलत है। और मिनर्वा मिल्स मामले में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के मध्य संतुलन की बात कही गई, तो ये कथन सही है। तो सत्य कथन कौन है? ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2 है जो सत्य है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर यदि हम देखें, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष कर दिया था। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष किया गया था दोस्तों। कितना? 18 वर्ष, 18 वर्ष किया गया था। और 1988 अधिनियम 1988 था, लेकिन वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, कब? 1989 में, प्रावधान 1989 में लागू किया गया। 21 की जगह 18 किया गया, ना कि 21 वर्ष। तो कथन ये गलत है। अमेरिका ने महिला हेतु मताधिकार 1920 में, जबकि ब्रिटेन ने महिलाओं के लिए मताधिकार 1928 में किया था। तो कथन 2 सही है। तो केवल कथन 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए और देखें तो सोवियत संघ ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था 1936 में, फ्रांस 1945 में, इटली 1948 में और स्विट्जरलैंड 1971 में यह प्रावधान दिया था मताधिकार का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 29 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। और वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। और भारतीय हिस्ट्री का भी, तीनों हिस्ट्री का अलग अलग पार्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए रूप में। और ये भी प्रश्न जो होंगे
प्रीवियस ईयर पूछे हुए प्रश्न के रूप में है, आप जाकर देख सकते हैं और अपना तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं सहकारी समिति संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 का त से 243 के झ तक सही है। अधिकरण 301 से 307 तक अधिकरण है जो 301 से 307 तक, ये भी सही है। प्राकीर्ण 361 से 367 तक, ये भी सही है। संघराज क्षेत्र 333 से 337 तक, ये गलत है दोस्तों। संघराज क्षेत्र 339 से लेके 242 तक, 242 से लेके 239 से लेके 242 तक संघराज क्षेत्र, तो ये गलत है। तो कह रहा है कौन सा कथन कितने युग में गलत सुमिलित है, तो केवल एक युग में है जो गलत सुमिलित है। कितने युग में? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें से कितने युग में पूछ रहा है गलत सुमिलित है, तो इसमें से हम देखें तो 3 युग में ये गलत सुमिलित है। 3 युग में गलत सुमिलित है। कौन कौन? तो इसमें से यदि हम देखें तो ये गलत सुमिलित है, ये गलत सुमिलित है और ये गलत सुमिलित है, ये सही है। तो इसलिए केवल 3 युग में गलत है। देखें अनुच्छेद 243 के जेड एच से लेकर के 243 के जेड टी तक सहकारी समिति का संबंधित है। अधिकरण 323 के क से लेकर 323 के ख तक स्थित है और प्रकीर्णन 361 से 367 तक, ठीक है। और संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक है, ठीक है। तो इस प्रकार केवल 3 सही है। 30 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किससे? संयुक्त बैठक का प्रावधान जो संसद का किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है दोस्तों। व्यापार लिया गया है, वाणिज्य लिया गया है और समागमन की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न को चलते हैं। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 112 में गलत है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है दोस्तों, तो ये गलत है, ठीक है। राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, ये सही है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन का या सृजन, विधान परिषद को उत्साधन या सृजन, ये सही है। अनुच्छेद 169 के तहत बिल्कुल सही है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 45 में, ये भी सही है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने युग में सही सुमेलित है? तो उपरोक्त में से 3 युग सही सुमेलित है और 1 युग गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 में चले तो 32 में यदि हम चले तो इसमें दिया गया है मिनर्वा मिल्स बात को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार केस के रूप में जाना जाता है। तो मिनर्वा मिल्स बात को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। मिनर्वा मिल्स आया था कब? 24 अप्रैल 1973 को मिनर्वा मिल्स आया था, ठीक है। ये कौन सा कथन असत्य है? तो कथन एक असत्य है दोस्तों, ये सही नहीं है, असत्य है। मिनर्वा मिल्स को लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना जाता है। किससे माना जाता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को केस को क्या माना जाता है? लोकप्रिय रूप से मौलिक अधिकार के केस के रूप में माना जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है 11वीं अनुसूची में जहाँ 28 विषय शामिल है, वहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है, तो ये भी गलत है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है और जबकि 11वीं अनुसूची कब शामिल किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची से शामिल किया गया और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल, ये सही है। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की ओर, 32 से 33 की ओर। संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया भाषा है। संविधान संशोधन अधिनियम जब जोड़ा गया था वो कौन सा भाषा है? संविधान संशोधन अधिनियम किसमें जोड़ा गया? उपरोक्त कथन में कौन युग में सही सुमेलित है? तो संविधान संशोधन अधिनियम है जो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है। 71वां के साथ डोंगरी, नेपाली या मणिपुरी को, ये गलत है दोस्तों। 52वां के तहत बोडो, डोंगरी, बोडो, मैथिली या कोंकणी को, तो ये भी गलत है। तो हमसे कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब संविधान की मान्यता प्राप्त हुई थी तो उसमें भाषा कितने 14 भाषा थे, तब कुछ संविधान संशोधन करके भाषाओं को ऐड किया गया। सबसे पहले सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, कब? 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये सही है।
फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के 1992 के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसको, कोकनी को, मणिपुरी को और नेपाली को जोड़ा गया था। इसमें डोंगरी नहीं आएगा, कोकनी आएगा, कोकनी। कोकनी रहता तो सही हो जाता। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था 1992 में। उसके बाद 2003 के 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और कोकनी की जगह संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया क्या, इसको देखें, केवल एक सही है। कथनों पर विचार करें, नहीं कथनों पर विचार करें, ठीक। तो इसमें देखें भाग 4, भाग 6 में भाग 6 यानी भाग ख राज्यों के संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित किया गया है। तो कितने कथन सत्य हैं, तो विलोपित किया गया है, क्या ये सही है? तो सही है, ठीक है। और इसके बाद इसमें दिया गया भाग 4 तथा भाग 14 दोनों का समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है, यह भी सही है। और भाग 9 के क में समावेशन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है, 35 नंबर प्रश्न की देखें। इसमें कह रहा है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। N.M. पालकीवाला ने संविधान को क्या कहा था, परिचय पत्र कहा था। ये बिल्कुल सत्य है, उन्होंने परिचय पत्र कहा था। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है, तो ये भी सही है दोस्तों। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो एक असत्य है और ना ही दो असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय समाजवादी साम्यवादी समाजवाद है, जिसे राजश्री समाजवाद भी कहा जाता है। तो भारतीय समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद और जैसे राजश्री समाजवाद कहते हैं, क्या यह कथन सत्य है? तो नहीं, यह गलत है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राजश्री समाजवाद भी कहते हैं। तो भारतीय समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी का मिला जुला रूप है, जिसमें मार्क्सवादी की ओर ज्यादा है, तो गलत है। देखिए भारतीय संविधान समाजवाद है जो मार्क्सवादी और गांधीवादी का मिला जुला है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है, तो कथन दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चले, इसमें क्या है, इस कथन पर दिया गया है 37 में कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही कथन है। स्विट्जरलैंड क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य में स्विट्जरलैंड क्या है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। परिप्रेक्षा और प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजारों में से एक है, तो कथन 2 गलत है दोस्तों। तो केवल 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। मुख्य औजार इनके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 38 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है, बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति के 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ उससे लिया गया, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से या फ्रांस के क्रांति से लिया गया है, तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चला था, वहां से लिया गया। दोनों कथन सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 39 में देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी की पुस्तक के लेखक अर्नेस्ट बॉर्कल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, अर्नेस्ट बॉर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें दिया गया है कि बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। 1960 में मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, क्या यह कथन सत्य है, तो यह कथन असत्य है दोस्तों। बेरुवाड़ी में नहीं, बेरुवाड़ी मामला आया था 1960 में। और LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना, तो यह कथन सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा सत्य है, ऑप्शन ए असत्य है। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में यदि हम देखें 42वें संविधान 41 नंबर प्रश्न में कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित में से किस शब्द को या शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया, तो कौन से शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था,
कौन कौन से शब्द थे दोस्तों जो प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो प्रस्तावना में हमने समाजवाद को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द को शामिल किया था, तीनों को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है, 42वां इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन है, इसमें विचार करते हैं। क्या है? प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। ये क्या है? बिल्कुल सत्य नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल असत्य कथन है। 368 के तहत संशोधन किया ही नहीं जा सकता है प्रस्तावना में, ठीक है, ये असत्य है। फिर है के मुंशी के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, तो ये भी असत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कथन एक, कथन दो, दोनों के दोनों असत्य है, ठीक है। कथन एक और दो, दोनों के दोनों असत्य। के मुंशी ने कहा था कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ना कि वो चीज दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये गलत है। नेक्स्ट की ओर 43 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 300 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1997 के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है और इसे भाग 9 के बी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हो जाते हैं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न की ओर। 44 में दिया गया मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया मूल संविधान में, इसको अलग से जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 16 समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था 1975-76 के आपातकाल के समय में, और इसमें एक संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य में संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल कथन गलत है, मूल संविधान में नहीं था ये। अनुच्छेद 20 व 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, तो ये कथन सत्य है दोस्तों। तो ये कथन सत्य है, केवल कौन सा? केवल दो सत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 45 की ओर। 45 में देखें, 45 में यदि हम देखें तो इसमें क्या दिया गया है, एक कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड से के संविधान से लिया गया है। नामांकन का जो प्रावधान है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो प्रावधान है आयरलैंड से लिया गया है, जबकि नामांकन निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य होगा, दोनों सत्य है। नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों 46 में देखें तो 46 में क्या है? 46 में दिया गया है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का समूह होता होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह होगा। यदि 46 में देखें तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का एक गलत है दोस्तों, ठीक है, एक गलत है। और अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों के संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का समूह होगा, तो इसमें कौन सा कथन सत्य? ये फर्स्ट कथन सत्य नहीं है। अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों के संघ के विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। ये देखें ना तो एक सही ना ही दो सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए क्या कहता है कि अनुच्छेद 1 में है भारत जो है, अनुच्छेद 1 में इसमें कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह होगा, ना ही कि संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? समूह होगा, ठीक है। एक देश का नाम दूसरी राजपत्ति का प्रकार नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 47 प्रश्न की ओर। इसमें मैच करना है, ठीक है, मिलान करना है। ये कौन है जो भाग 21 के अंतर्गत आता है? भाग 21 के अंतर्गत कौन सा आता है, ये प्रश्न दिया गया है। यदि देखिए भाग 21 के अंतर्गत तो कौन कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा, और कौन आएगा? और गुजरात आएगा, और अरुणाचल प्रदेश आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 में दिया गया है, 48 में अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। संसद है क्या नए राज्य का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है क्या? तो बिल्कुल किया गया है।
ऑप्शन नंबर 1 सही है। और इसके अंतर्गत राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 2 के तहत ये गलत है। अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्सीमन की व्यवस्था किया जाता है। पुनर्सीमन मतलब अनुच्छेद 3 के तहत कहा गया है कि संसद चाहे तो किसी राज्य के एक हिस्से को तोड़कर अलग राज्य बना सकता है या किसी राज्य की सीमा में उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत, ना कि 2 के तहत। 2 के तहत संसद नए राज्य का गठन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही होगा। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, 49 की ओर चलते हैं। 49 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन दिए हुए हैं, देख लीजिए। इसमें है, राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होता है। संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होता है, तो ये कथन गलत है। ऐसा नहीं है। नाम बदलने और करने में संसद चाहे तो कर सकता है, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उपरोक्त परिवर्तन के से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, कथन सही है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हो सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यह 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर में प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें दिया गया, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की है। तो भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की है एस के धर की अध्यक्षता में, ये कथन दिया गया है। तो यदि हम इसमें देखें दोस्तों, भाषाई प्रांत के आधार पर कर रहा है, तो ये जून 1948 में भारत सरकार ने इसके धर, ये सही कथन है। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो 1948 में गठित जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, सो जेवीपी लिखा है, समिति ने राज्यों का पुनर्गठन का पट्टाभी सीतारामैया, पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, आधार पर भाषा को माना है। तो ये गलत है। भाषा के आधार पर माना, ये 1948 में जो दिया गया है ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने अपना जो रिपोर्ट पेश किया था 1949 में, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं माना था। तो ये कथन असत्य है। 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ये कथन सत्य है दोस्तों। ये भी कथन सत्य है। फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न में है, देखिए आपको इसको मैच करना है। 51 नंबर प्रश्न में इसमें है, त्रिपुरा, त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी। त्रिपुरा है जो भारत में वर्ष 1972 में शामिल किया गया था त्रिपुरा को। और कैमे संविधान कैमे राज्य के रूप में त्रिपुरा को भारत में कैमे राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। त्रिपुरा को भारत में 20वें राज्य के रूप में 1972 में शामिल किया गया था। कैमे 20वें राज्य के रूप में 1972 में। हरियाणा को 1966 में शाह आयोग के द्वारा 17वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। और नागालैंड को 1963 में 16वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। इस प्रकार मैच करें, 3-2-4-1, 3-2-4-1 किसमें है दोस्तों, 3-2-4-1 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है 52 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, बिल्कुल सत्य वचन। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, सत्य है। और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये भी सत्य है दोस्तों। तो दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखिए, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और एक और अधिकार था जो मूल अधिकार में, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था, मूल अधिकार में थे। और संविधान के उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। तो मूल अधिकार में ऐसा था 7, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। तो अभी मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 52 से 53 की ओर। इसमें दिया गया सत्य कथन के चयन करें।
तो यदि हम देखें मूल अधिकार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल गलत है। नागरिक और विदेशियों सभी के लिए है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विशेषताओं वाले होते हैं। तो ये सत्य है, मूल अधिकार नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, तो ये भी सत्य है। ये 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यदि हम देखें तो नेक्स्ट में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है आपको 54 नंबर प्रश्न में। 54 में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित क्या शामिल नहीं है। 312 अनुच्छेद 54 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है। तो बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। बाकी जिला बोर्ड, एलआईसी और आरबीआई सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न में देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 भारतीयों, विदेशियों तथा कंपनियों सभी के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 14, तो ये यदि हम देखें तो अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है, ये बिल्कुल सत्य है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, ये सही है। ठीक है, असत्य कथन हमको चुनना है, ये सत्य कथन हमको चुनना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और यदि हम देखें कि विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटेन के मूल संविधान से लिया गया है, तो ये गलत है। विधि के समान संरक्षण का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, ये गलत है। विधियों के समान संरक्षण नकारात्मक संदर्भ तथा विधि के समक्ष समानता सकारात्मक संदर्भ है, ये भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 असत्य है। 2 और 3 कथन असत्य है। देखिए इसमें 2 और 3 कथन असत्य है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के मूल संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें यदि हम देखें तो 56 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद एक आर है, कथन ए है और कारण आर है। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 39 की उपधारा ख तथा उपधारा ग के समावेशन वाले कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हो। तो 14 का उल्लंघन करती हो, तो ये सही है, ये बिल्कुल सत्य है। और आगे क्या है, आगे दिया गया है कि इसमें है संविधान के अनुसार जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है, तो कारण गलत है दोस्तों। तो इस प्रकार हम यदि आंसर देखें तो कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है बनाने में दोस्तों, इसलिए शेयर खूब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्नलिखित से किस आधार पर राज्य की नागरिकता के प्रति विभेद नहीं करेगा। तो राज्य नागरिकता के प्रति मूल वंश जाति, क्या मूल वंश जाति और मूल वंश जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगी। तो एक कौन कौन होगा, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर और निवास के आधार पर विभेद कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 1 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट में है संविधान किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करती है। तो संविधान अनुच्छेद 340 के तहत यह व्यवस्था करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 59 की ओर कहा जा रहा है कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद काका साहेब कालेकर के द्वारा किया गया था, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, और वर्ष 1953 में किया गया था काका साहेब की अध्यक्षता में। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में पेश किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर प्रश्न की ओर। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, 75 प्रश्न तक करवाएंगे हम इसमें। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध किया जाता है। अनुच्छेद 17 के तहत क्या करते हैं, अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अस्पृश्यता शब्द का संविधान के परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये गलत है दोस्तों। संविधान में परिभाषित है, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में ही है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी है कि अधिकार पूर्ण रूप से केवल राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियां होगी, जिसकी इस अधिकार में हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ये भी कथन गलत है। हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल और केवल एक है जो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 61 नंबर प्रश्न की ओर। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस किससे है, तो इंदिरा साहनी केस तो जो था, इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है, तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से।
बालाजी राघव केस किससे संबंधित है? बालाजी राघव केस पुरस्कार उपाधियों के संबंध में है। और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स किससे संबंधित है? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है जो अस्पृश्यता से संबंधित है। गोपालन मामला किससे संबंधित है? गोपालन मामला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संबंधित है। यदि हम देखें तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा। 2, 1, 3, 4 किसमें? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं। इनमें कथन में विचार कीजिए। इसमें दिया गया अनुच्छेद 19 में उल्लंघित उल्लेखनीय स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद इसमें से कौन है 19 में जो सम्मिलित नहीं है? तो 62 में दिया गया है अनुच्छेद, इसमें है भारतीय राज्य में क्षेत्र में आबाद संरचना का अधिकार सही है। संपूर्ण शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार ये भी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में ये भी दिया गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। और 19 में और क्या है? संपत्ति खरीदने का अधिकार ये है जो अनुच्छेद 19 में नहीं दिया गया है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन नहीं दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है संविधान का अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न में से किस बात को लेकर विवश नहीं किया जा सकता है? तो अंगूठे के निशान या रक्त जांच की अनिवार्यता के लिए विवश किया जा सकता है। किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर यह भी किया जा सकता है, लेकिन मौखिक बयान देने के लिए विवश नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, केवल और केवल थर्ड मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 64 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस फैसले को मेनका गांधी मामले 1978 में पलट दिया गया? तो गोपालन मामला फैसले में मेनका गांधी में पलट दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, गोपालन मामले में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न में अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन असत्य है? अनुच्छेद 22 में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दिया गया साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आधार बताना आवश्यक है। तो ये हमसे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है, बताना आवश्यक है। साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडनीय अच्छा समझ प्रस्तुत आवश्यक है। तो ये गलत है, यही गलत है। निवारण हिरासत मामले में अनुच्छेद 22 के तहत सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध कराना उपलब्ध है। तो ये भी कथन सत्य है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। ये भी कथन सत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हमसे पूछा कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। 65 में कहा गया है साधारण 65 नंबर प्रश्न को देखें, 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। इसमें दिया गया था सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को यदि हम मिलान करें तो धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय में अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 27 में दिया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 27 में दिया गया है। और राज्य विधि के से पूर्णतः पोषित है अनुच्छेद 28 में दिया गया है। तो इस प्रकार क्या होगा? 2, 1, 3, 4 मेरा सही आंसर होगा। 2, 1, 3, 4 क्या होगा आंसर सही? 2, 1, 3, 4 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 29 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है। तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 29 है धार्मिक एवं अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है, तो कथन एक गलत है। और अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 30 के प्रावधान नागरिक अर्थात अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यक दोनों के लिए उपलब्ध है, ये भी कथन असत्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है। 68 में चलते हैं। अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा हृदय कहा था? अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने क्या कहा था? हृदय आत्मा कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे में यदि हम चलेंगे तो इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट प्रश्न को यदि हम देखें तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि 69 में रीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकता है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकता है, तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधित न्यायिक अधिकार उच्चतम न्यायालय के से कम है, उच्च न्यायालय से, ये भी सही है। और उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र के नकार नहीं सकता है, वही उच्च न्यायालय अपने रीट संबंधित न्याय क्षेत्र के ज्ञान को नकार सकता है, तो ये भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? ऊपर में से सब का सब कथन सत्य है, 1, 2, 3 सब का सब। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न में देखें,
इसमें मिलान करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण 70 नंबर प्रश्न में देते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रतिषेध, प्रतिषेध है अधीनस्थ न्यायालयों को सुधार संबंधित निर्देश, प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक है। परमादेश, सार्वजनिक परमादेश होता है लोग, परमादेश क्या है? तो सार्वजनिक कार्यों को निभाना, न निभाना परमादेश। अधिकार परीक्षा, लोक कार्यालय को अनाधिकृत ग्रहण करना। तो इस प्रकार यदि हम देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 70 से 71 नंबर प्रश्न की ओर। 71 में दिया गया है कि इसमें दिया गया है ग्रेवियर आस्टिन ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 72 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेश के समान है। नीति निदेशक तत्व उल्लेखित अनुदेश के समान है। तो ये कथन गलत है। और निदेशक तत्व की प्रक्रिया गैर न्यायोचित है, ये सही है। इनका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है, ये भी गलत है। तो केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित नीति निदेशक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है? तो गांधीवादी शब्दों से कौन प्रेरित नहीं है? तो इसे यदि देखें तो अनुच्छेद 45 है जो गांधीवादी शब्दों से प्रेरित नहीं है। कौन? अनुच्छेद 45 गांधीवादी शब्दों से प्रेरित नहीं है। बाकी 43, 46 और 47 गांधीवादी शब्दों से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 74 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के क है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। कौन? अनुच्छेद 43 के क 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? तो अनुच्छेद 43 का है जो 42वें संविधान द्वारा नहीं जोड़ा गया है। ख अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 43 के ख। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कथनों पर विचार किया। चंपकई दोराईचन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकार वरीयता की गई है, ये गलत है। गोपाल नाथ एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या है? मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो मूल अधिकार में संशोधन, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा। मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसमें दिया गया है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के संसद ने यह घोषणा की है कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार को समाप्त करे या कम कर दे, तो ये व्यवस्था की गई है। तो केवल बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठा पटक